नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपचायाणं नमो लोये सौवसाहूणं ऐसो पंचे नमोकारो सौपावपणासिनो मंगलाणं च सौपेस्यं परमं हवै मंगलम्। कल के आधार पर दो प्रश्न। पहला, कोई व्यक्ति जीतने पर इस प्रकार का इशारा कर रहा है तो कौन सी अभिव्यक्ति है? सांकेतिक अभिव्यक्ति। दूसरा प्रश्न, वाणी के दुरुपयोग का कोई एक दुष्परिणाम बताएं। नहीं, दुष्परिणाम मतलब उसका रिजल्ट, समय और एनर्जी का व्यत्यय, मानसिक शक्ति का ह्रास और कोई संबंधों में कड़वाहट। इस प्रकार से ध्यान रखें। अब इसको फील कीजिए, इसको फील करिए कि यदि हम गलत वाणी का प्रयोग करेंगे तो ये सब हमारे साथ होने वाला है। कर्म बंधन होंगे, अकेलेपन का शिकार होना पड़ेगा, शक्तियां का ह्रास होगा, तो ये सब हमारे साथ होगा। इसलिए हम इसको बचाएं जितना हो सके। अब हम आज के विषय पर आते हैं। कि अब हम अपनी वाणी का कैसे प्रबंधन करें, मतलब प्रयोग कैसे किया जाए वाणी के प्रबंधन का। कैसे हम अपनी वाणी को संयमित करें, वाणी को व्यवस्थित करें, वाणी का उपयोग सही ढंग से करें। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे, एक उद्देश्य बनाएंगे कि हम ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। हम ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे किसी को दुख ना पहुंचे और हम स्वयं भी दुखी ना हो, न हम दुखी रहें और न दूसरों को दुख दें। जैसे हमने किसी को गाली दे दी, गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, तो उससे क्या होगा? पहले हमने उसको दुखी किया और बाद में फिर हमको फील होता रहता है, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैंने क्यों बोला। तो ये हमने अपने आप को भी दुखी किया। तो हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना जिसमें हम भी दुखी ना रहे और दूसरों को भी दुख ना पहुंचे। तो अब क्या बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, ये सब जुड़ा किससे रहेगा? हमारे इस उद्देश्य से। कितना बोलना जिससे हम भी दुखी ना हो, सामने वाला भी दुखी ना हो। कब बोलना जिससे सामने वाला भी दुखी नहीं हो, हम भी दुखी ना रहे। किससे बोलना, हर चीज का नियम रहेगा कि दुख ना हो। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद रहे, तो हम दूसरों को भी आनंद देंगे तो ये हमको भी आनंद रहेगा। तो इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना कि हम भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुख पहुंचे। अब जब हम इसका प्रयोग करने जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले दो चॉइस आएगी कि हम बोल भी सकते हैं और हम चुप भी रह सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है।
हम बोल भी सकते हैं और चुप भी रह सकते हैं। तो हमें चुप रहना चाहिए या बोलना चाहिए? चुप रहना चाहिए या बोलना चाहिए? मतलब जहां हम बोलते हैं वहां हमें बोलना चाहिए और जहां हम चुप रहते हैं वहां हमें चुप रहना चाहिए, ऐसा मान लें। हाँ, जहां बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए और जहां चुप रहना चाहिए वहां चुप रहना चाहिए। तो इसको ही हम क्या कहेंगे कि ये भगवान का अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद शब्द एक नया आया है। तो अनेकांतवाद क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति को देखने के अनेक नजरिए होते हैं, अनेक नजरिए होते हैं, अनेक दृष्टिकोण होते हैं, अनेक पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ। जैसे थाली है, तो थाली गोल है कि चपटी है? थाली गोल है कि चपटी है? तो जब ऊपर से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? गोल है। और साइड से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? चपटी है। तो एक ही चीज के दो डायमेंशंस हो गए, दो पहलू हो गए। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक समय में एक नजरिए से देखेंगे और दूसरे नजरिए को क्या कर देंगे? उस समय गौण कर देंगे। गौण मतलब उसको अभी हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे सिक्का होता है तो सिक्के के फ्रंट को देखेंगे तो बैक को क्या कर देंगे अपन? अभी अनदेखा कर देंगे। तो उसी को बोलते हैं गौण करना। तो हमें क्या करना होगा कि जब एक नजरिए से देखेंगे किसी परिस्थिति में हमको बोलना होगा और एक दूसरे नजरिए से देखेंगे तो किसी और परिस्थिति में हमको चुप रहना होगा। तो ये विवेक हमको डेवलप करना पड़ेगा कि कभी तो हमको चुप भी रहना है और कभी तो हमको बोलना भी है। यहाँ एकांतवाद नहीं है कि बोलना ही होगा या चुप ही रहना होगा। हम अक्सर नियम क्या बनाते हैं? इससे मुझे बोलना ही नहीं, इससे मुझे बोलना ही नहीं, या मुझे इससे बहुत बोलना है। ये दोनों ही हमारे गलत होंगे। नियम ये रहेगा कि जहां परिस्थिति आवश्यक है वहां बोलना और जहां परिस्थिति आवश्यक नहीं है वहां नहीं बोलना। ये हो जाएगा भगवान का अनेकांतवाद के आधार पर कथन। एक्चुअली क्या है कि अनेकांतवाद एक सिद्धांत है। अनेकांतवाद क्या है? एक सिद्धांत है कि किसी भी परिस्थिति को देखने के अनेक नजरिए होते हैं और उस अनेकांतवाद के आधार पर जो हम कथन करते हैं उस कथन की शैली को बोलते हैं स्यादवाद। क्या बोलते हैं? स्यादवाद। अनेकांतवाद एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत के आधार पर होने वाले कथन को, मतलब स्टेटमेंट को, अपनी अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? स्यादवाद। जैसे चाय में क्या है, तो इसको अनेक डायमेंशन से देखना पड़ेगा। तो चाय में दूध है, चाय में पानी है, चाय में चाय पत्ती है, चाय में इलायची है, चाय में शक्कर है, एक अनेक चीजें हैं। तो ये अनेकांतवाद क्या बोलेगा? इसमें इतनी सारी चीजें हैं, चाय के इतने सारे देखने के नजरिए हो सकते हैं। अब इनमें से किसी ने बोला कि जरा चखो चाय मीठी है या नहीं, तो हमने चखा और हमने किस नजरिए को देखा? शक्कर के नजरिए से देखा उसको, और हमने फिर स्टेटमेंट दिया, कथन किया। तो कथन का कि चाय मीठी है, चाय मीठी है। तो यहां पर ये चाय मीठी है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कथन है। तो इसे कौन सा कथन बोलेंगे? स्यादवाद। स्यादवाद, हाँ, स्यादवाद। और जो चाय में सब कुछ है वो बताने वाला कौन सा सिद्धांत हुआ? अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद को ध्यान में रख करके जब हम कथन करते हैं तो हम किसी एक अपेक्षा से, किसी एक दृष्टिकोण से कथन करते हैं और उस कथन को कहते हैं स्यादवाद। अब ये स्यादवाद शब्द क्यों आया इतना अटपटा? तो स्याद प्लस वाद, तो वाद मतलब तो होता है कहना, और स्याद मतलब किसी अपेक्षा से। स्याद मतलब क्या? किसी अपेक्षा से। तो स्यादवाद मतलब क्या हुआ? किसी अपेक्षा से कहना, यह स्यादवाद कहलाता है।
अपेक्षा मतलब क्या हो गया? दृष्टिकोण। अपेक्षा मतलब क्या हो गया? दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब किसी अपेक्षा से कहना, ये स्यादवाद कहलाता है। जैसे रीना बेटी है, रीना बेटी है, ऐसा किसी ने कहा, क्या ये रीना का भाई होगा? रीना के चाचा होंगे? रीना के दादा होंगे? नहीं, रीना की मम्मी हो सकती या पापा हो सकते। तो रीना की मम्मी कथन कर रही है कि रीना क्या है? बेटी है। लेकिन रीना का भाई क्या बोलेगा? रीना बहन है। तो ये अनेक प्रकार कथन आ रहे हैं, अनेक प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं। ये सब सही है कि गलत है? सब सही है। लेकिन किसी एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा रीना का इंट्रोडक्शन किसी एक वाक्य से होगा, तो उस वाक्य को क्या बोलेंगे अपन? स्यादवाद कथन बोलेंगे या स्यादवाद बोलेंगे। मतलब किसी एक अपेक्षा से कहा जा रहा है, ऐसी जब स्थिति हो तो बोलेंगे स्यादवाद। तो भगवान महावीर या अन्य तीर्थंकर परमात्मा के जितने भी उपदेश होते हैं, ये कैसे रहते हैं? ये हमें स्यादवाद पर आधारित रहते हैं। मतलब ये किसी एक अपेक्षा से रहते हैं, उसको हमें उसी अपेक्षा से समझना होता है, उसको उसी अपेक्षा से समझना होता है, तब जाकर के हम भगवान को सही ढंग से समझ सकते हैं। और यदि हमने उस अपेक्षा से नहीं समझा तो हमारा समझने का एंगल गलत हो जाएगा। तो हमें बोलना या नहीं बोलना, तो यहाँ अनेकांतवादी बोलता है कि हमारी दो स्टेज हैं, एक बोलना और एक नहीं बोलना, दोनों स्टेज हमारी है। तो फिर हमें अब जब हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तो किस आधार पर स्यादवाद किया जाता है? कि स्यादवाद से किसी एक परिस्थिति में हमको बोलना है और किसी एक परिस्थिति में हमको नहीं बोलना है। तो अब जब हम बोले और जब हम चुप रहे तो स्टेज आएगी, तभी वाणी प्रबंधन बराबर होगा। बोलने की जगह चुप हो गए या चुप रहने की जगह बोल दिए तो दोनों जगह गड़बड़ होगी। जैसे वो मकोड़े वाली उदाहरण आता है ना, कि तुतलाते वाले बच्चों को बोला कि तुम बोलना मत अभी, और उन्होंने एक एक करके क्या करा, एक ने बोला, दूसरे ने बोला तूने क्यों बोला, और तीसरे ने बोला कि तूने भी बोला। तो ऐसे करते करते क्या होगा, सब बोल गए जहां नहीं बोलना था। तो फिर वो उनमें विवेक नहीं था। तो हमें भी ध्यान रखना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिस्थिति कितनी गंभीर क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति कितनी उत्तेजित करने वाली क्यों ना हो, चाहे किसी ने हमारे को बहुत तीखा शब्द अभी क्यों नहीं बोल दिया हो, लेकिन हम देखें, क्या देखें? परिस्थिति देखें, देश काल परिस्थिति सब देखें और फिर अपना रिप्लाई दें, और उचित रिप्लाई दें, जिससे कोई दुखी ना हो, ना हम ना दूसरा। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेहमान आए हुए हैं और घर के किसी बुजुर्ग ने हमें उनके सामने ही टोक दिया कि इस तरह कपड़े पहनते हैं, इस तरह कपड़े पहनते हैं। अब हम बहुत कुछ कहना चाहते होंगे शायद, लेकिन हमें कहना कि नहीं कहना? नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि मेहमान है, देश काल परिस्थिति हमें परमिट नहीं कर रही, पहली बात तो। चलिए, अब अंदर जाके कहना कि नहीं कहना? और कहना तो कैसे कहना? क्या फॉर्मूला रहेगा आपका? क्या फॉर्मूला रहेगा? कैसे कहेंगे आप अंदर जाकर के? या तो पूरी भड़ास निकालेंगे अंदर। हाँ, इतना बस ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो भी बोलना है बोले, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखेंगे। क्या? कि मेरे कहने से मेरा दुख भी ना बढ़े और दूसरे का दुख भी नहीं बढ़े। अपन कई बार झगड़े में कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे अपन अपने आप को सुखी करते हैं कि दुखी करते हैं? दुखी करते हैं। ऐसा ना माने कि हम झगड़ा करके दूसरे को दुखी करते हैं। हम झगड़ा करके पहले तो अपने आप को दुखी करते हैं, अपना मन पहले और अशांत करते हैं, फिर हम कुछ बोल पाते हैं। तो हमने अपने आप को दुखी किया और उसको भी जो कुछ बोला उससे वो भी दुखी होगा। अब उसने जो बोला उसको भूल जाए, लेकिन मुझे कैसे बोलना है ये ध्यान रखें। मतलब घर परिवार संसार क्या है? एक नाटक है। इसमें एक नाटक चल रहा है, इसमें हर व्यक्ति को अपना अपना स्क्रिप्ट दिया हुआ है, अपने अपने डायलॉग्स दिए हुए हैं। तो यदि मान लो पति ने अपना रोल अदा नहीं किया बराबर और पति ने अपना स्टेटमेंट बिगाड़ दिया, उसको राम की तरह बोलना था, उसने रावण की तरह बोल दिया, तो पत्नी क्या करे?
पत्नी क्या करे? तो पत्नी क्या करे? पत्नी या तो सीता की तरह है, और या फिर वो भी भूल जाए कि मेरा रोल सीता का है। तो उसने कहा ये रावण आ गया है तो अब मैं कौन बन जाऊं? ऐसा नहीं होना। मतलब अपना रोल अपने को अदा करना है, तो अपनी लैंग्वेज पर अपना कंट्रोल होना। दूसरे ने गलती कर दी तो धीरे मलहम पट्टी हो जाएगी, लेकिन अपन ने और गलती कर दी तो घाव बढ़ते जाएगा। तो घाव बढ़ते जाएगा तो उसका तो फिर कोई अंत नहीं है, और इलाज कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, जितना घाव बढ़ेगा इलाज से हम दूर जा रहे हैं। तो हमारी वाणी पर हमारा क्या हो? कंट्रोल हो, एक विवेक जागृत हो जाए। और विवेक में दो चीजें हो, सबसे पहले बोलना कि नहीं बोलना, फिर बोलना तो कैसे बोलना हो बात की बात। तो अब हम आते हैं कि जब हमें बोलना तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलना। तो एक उत्तर दिया, जब बोलना ही है किसी प्रसंग में आपको तो कैसे बोलना, तो भाषा समिति से बोलना। कैसे बोलना? भाषा समिति। एक शब्द आया, बोलते समय भाषा समिति, और चुप रहने के समय में भाषा गुप्ती। जब आपको नहीं बोलने का प्रसंग है तो उस समय भाषा गुप्ती का पालन करेंगे, और बोलने का प्रसंग है तो भाषा समिति का पालन करेंगे। अब ये भाषा समिति क्या चीज होती है? भाषा समिति क्या चीज होती है? तो सीमा में बोलना, मर्यादा में बोलना, ये भाषा समिति। और भाषा गुप्ती क्या चीज हो जाती है कि बिल्कुल नहीं बोलना, एकदम चुप हो जाना, वो भाषा गुप्ती कहलाती है। तो प्रसंग देख करके हमें बोलना तो कैसा बोलना? भाषा समिति पूर्वक, भाषा समिति के साथ बोलना। और चुप रहना तो भाषा गुप्ती के साथ चुप रहना। ऐसे हमारे को दो ऑप्शन है, बोलना आवश्यकता हो तो बोलना, लेकिन भाषा समिति में, मर्यादा में। अब ये भाषा समिति जो है ये तीन प्रकार की। जब हम सीमा में बोलेंगे तो उसमें तीन क्वालिटीज हमारे बोलने में रहना चाहिए। कौन कौन सी? कौन कौन सी? बोल नहीं, तीन चीजों का ध्यान रखते हुए बोलेंगे। तो पहला ये ध्यान रखेंगे कि हमें प्रिय बोलना है। कैसा बोलना है? प्रिय बोलना है। हाँ, हित मित और प्रिय, ये तीन चीजें हमें कैसे ध्यान रखना है? बोलते समय ध्यान रखना है कि बोले तो हित मित प्रिय बोलना। तो पहला प्रिय बोलना, दूसरा मित बोलना, और तीसरा हित बोलना। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं हित मित प्रिय। ये कब ध्यान रखना? बोलने के समय ध्यान रखना। और नहीं बोलने के समय भाषा गुप्ती का पालन करना, मतलब मौन हो जाना। तो हमारे जीवन में कितने ऑप्शन हो गए, मतलब कितनी चीजों का ध्यान रखना है हमको? चार चीजों का। बोले तो हित मित और प्रिय का, और नहीं बोले तो मौन का, ये ध्यान रखना। हम एक पर आते हैं। सबसे पहले सबसे सरल इन तीनों में कौन है? हित मित और प्रिय में। हित का अर्थ ये कि ऐसा बोलना इसमें दूसरे का भी हित और अपना भी हित हो। मित में सीमित बोलना, सीमित बोलना, मर्यादित बोलना, कम बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। और प्रिय में मीठा बोलना, मधुर बोलना। तो सबसे आसान कौन सा है? सबसे आसान पहला है प्रिय बोलना। क्योंकि जब बोलते हैं तो कहीं का ब्रेक नहीं लगा पाते, तो चलो बोलो, जितना बोलना है बोलो, लेकिन कैसे बोलो सबसे पहले ये तय कर लो। तो प्रिय बोल लो। कर सकते हैं ऐसा, या करते होंगे? हम प्रिय बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं? बताइए, प्रिय बोलते हैं या नहीं बोलते? हमको अपना बोला हुआ हमेशा कैसा लगता है? प्रिय लगता है। तो हम तो हमेशा प्रिय बोलते हैं, हर व्यक्ति प्रिय बोलता है। लेकिन इसका मापदंड क्या है? आप प्रिय बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, इसकी पहचान क्या? तो सामने वाला मापदंड है। सामने वाला आपको सर्टिफिकेट देगा, सामने वाला आपको सर्टिफाइड करेगा कि आप प्रिय बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। क्योंकि जैसे किसी की टोन बिगड़ गई, फिर वो झगड़ा हो गया, फिर बाद में क्या बोलता है, मैंने तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड में बोला था, तो इतना सा बोला था कि तुम थोड़ा ध्यान रख लिया करो। लेकिन उसकी टोन या उसके शब्द थोड़े दूसरे थे उस समय, तो उसने वो नहीं सोचा, उसने थोड़ा बदल करके बोल दिया, मैंने तो इतने बोला तुम ध्यान रख लिया करो।
लेकिन उसने शायद ऐसा बोला था, अरे पागल तुम्हें ध्यान नहीं देता क्या, अब बोलने की रीति है। तो ये क्या है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रिय ही बोलते हैं ऐसा हमको लगता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि लगता है कि हमें देखना है, और कोशिश करना है हमारे को कि सामने वाले को लगे कि हम प्रिय हैं। जरूरी नहीं कि वो आपको हमेशा सर्टिफिकेट दे ही दे, यही मान के चलिए, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश हो। यदि हम वास्तव में प्रिय बोलते होंगे तो 10 में 9 लोगों को लगेगा ना कि हम प्रिय हैं, हमारी भाषा प्रिय, 8 लोगों को लगेगा, 7 लोगों को लगेगा। पर जब ऐसी स्थिति आती है कि अधिकांश लोगों को लगता है कैसा बोलते हैं, घर में पत्नी ने बोला, दुकान पर नौकर ने बोला, बाजार में दोस्त ने बोला, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं कटु बोलता हूँ, थोड़ा कठोर बोलता हूँ, कड़क बोलता हूँ। कि व्यक्ति की पहचान कब तक व्यक्ति छुपाएगा, तो कहीं ना कहीं तो उसकी वाणी के माध्यम से क्या होगा, वह चीज एक्सप्रेस हो ही जाएगी कि वो कैसा बोलता है या कैसा सोचता है या कैसा करता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे को दूसरे का सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। तो आपको कितना ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई बहन यदि 60 साल की है तो उनके पास कितने लोग हैं घर में ही देखें यदि तो हो सकता है कि उनकी सासू जी भी कभी हो 85 ईयर्स की, हो सकता है कि उनकी जेठानी या देरानी भी हो 65-55 साल की, या हो सकता है कि उनकी बहू आ गई हो 25-30 साल की, और हो सकता है कि उनका 3 साल का 4 साल का पोता हो। अब इतने सारे लोग हैं, अब सबसे क्या मिलना चाहिए सर्टिफिकेट कि ये प्री बोलते हैं। तो ऐसा बैलेंस कर सकते हैं अपन कि सब बोले कि हाँ ये प्रिय बोलते हैं, तो बच्चे से बच्चे के समान बोलना पड़ेगा, बहू से बहू के समान बोलना पड़ेगा, देरानी से देरानी के समान बोलना पड़ेगा, और सासू जी से सासू जी के समान बोलना पड़ेगा। तो कितना बैलेंस रखना पड़ेगा, कितना बैलेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बड़ों से प्रेम से बोल देते हैं, लेकिन छोटों से थोड़ा सा डांट डपट के बोलते हैं, कंट्रोल करना होता है उनको। किसी का उल्टा हो जाता है, अपने दोस्तों से बहुत अच्छे से बात करता है लेकिन बड़ों की इज्जत खत्म कर देता है। किसी का ऐसा होता है कि बहू से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं लेकिन सासू से अच्छे से बात नहीं करते। तो ऐसा भी सब होता है। ये क्यों होता है, जब तक हमारा बनावटीपना है तब तक ये सब दिक्कतें आएंगी। जब हमारा एक सहजपना आएगा, इसमें हमारी वाणी में एक सहज स्वभाव बनेगा कि हम प्रिय बोलते हैं, तो फिर हर एक के साथ हम प्रिय बोलेंगे। नहीं तो व्यक्ति घर में कटु बोलता है और बाहर में प्रिय बोल देगा, तो ये सब आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो हमें क्या करना, और इसका बहुत सिंपल तरीका क्या होगा, आप सबसे ज्यादा प्रिय किससे बोलते हो, सबसे ज्यादा प्रिय किससे बोलते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रिय बोलते हैं महाराज साहब से। तो सबको क्या मानना, सबको क्या मानना, सब महाराज साहब है। वो रुकेंगे नहीं। बोल। तो देखिए यहां पर हमारे को अब क्या करना है कि बनावटी तरीके से नहीं, किसी लोग वश भी नहीं, लेकिन हमारे को एक नेचर डेवलप करना। अब नेचर किसी को आधार बना करके डेवलप करना पड़ेगा, नेचर किसी न किसी को आधार बनाकर डेवलप करना पड़ेगा। तो इससे हमारा यदि बड़ों के प्रति अच्छा रिस्पेक्ट रहता है तो हम बड़ों की लैंग्वेज को छोटों में भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे को किसी लोभ रहता है, लालच रहता है, तो हम कितना प्रेम से और कितना मधुरता से उसको बोलते हैं, तो हम समझ लीजिए हर एक से मेरे को काम है, मान लीजिए, तो मुझे वैसे ही अपना नेचर डेवलप करना है। यदि महाराज साहब को देख करके हमारे को ऐसा लगता है कि अरे ये गुणी है, ये हमसे बड़े हैं, तो हमको इनसे रेस्पेक्ट से बात करना है, भले ही हमसे डिसरेस्पेक्ट बात करें तो कोई बात नहीं, तो हम वैसा नेचर हर एक के लिए डेवलप कर लें। ऐसा हम अपने आप को सेट करने की कोशिश करें, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट उस प्रकार से होगा। मतलब आप ऐसा ना माने कि अब हम जैसे ढल गए सो ढल गए, अब हम चेंज नहीं हो सकते, चेंज हो सकते। तो इसकी शुरुआत करते हैं अपन छोटे छोटे परिवर्तनों से। पहला,
आप नोट भी करते हैं और उसका प्रयोग भी जीवन में करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सबके साथ आप शब्द का ही प्रयोग करें? सबके साथ आप शब्द का प्रयोग करें। क्योंकि आप सोचें कि जब कोई आपको आपसे बोलता है तो कैसा लगता है, और तुम से बोलते हैं, तू से बोलता है तो कैसा लगता है? तो अच्छा ही लगता है। तो हमें ऐसा प्रयोग दूसरों से भी नहीं करना। एक बच्चा है हमारे घर में 3 साल का, 4 साल का, उसको तू से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी तू सीखेगा, फिर वो भी तू से ही बोलेगा। आप बोलेंगे मेरा प्रेम है तो इसलिए मैं तू से बोल रहा हूं, लेकिन वो हो सकता है प्रेम नहीं होता भी तू से बोलेगा। तो हम क्यों ना इसको चेंज कर लें? हम उसको क्या बोले? आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ पढ़िए, आप यहाँ पर खाइए, भोजन करिए। इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हमारी थोड़ी सी क्या होगी, व्यक्तित्व का विकास होगा आपका प्रयोग करने से। छोटों को भी आप और बड़ों को भी आप और हम उम्र वालों को भी आप। जैसे आप देखेंगे कि मुस्लिम लोगों में आप की संस्कृति है तो अधिकांश से आप पे प्रयोग करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो पहला प्रयोग हमारा आपका होगा, इसमें कोई दिक्कत? कर सकते हैं। छोटे भाई को आप बोल सकते हैं, जैसे इनको क्या बोलेंगे आप? इनको हाँ, रजत भैया आप प्रतिक्रमण के लिए आइए। तो इतना बोल सकते हैं अपन कि नहीं बोल सकते? अब अभी आप हंसते हुए बोल रहे हो, इसका मतलब अभी नेचुरल नहीं है। उसको बनाना कैसा पड़ेगा? नेचुरल। मतलब आपको अटपटा लग रहा है, तो अटपटा लगेगा धीरे आप छोड़ देंगे, और उसको आप ध्यान देकर के गंभीरता से कि मुझे प्रयोग बदलने ही है। यदि किसी से झगड़ा भी हो जाए और उसको तू तुकारे से बोलते तो झगड़ा और बढ़ता है, आग में घी का काम करता है। और उसी को यदि हम आप करके बोले तो थोड़ा सा झगड़ा थमता है। तो हम ये ध्यान रखें कि हम आप शब्द का प्रयोग करें। कर सकते हैं। और नहीं किया तो क्या करेंगे? नहीं किया तो क्या करेंगे? तो एक क्षमा समझा देंगे, ठीक है ना, यह एक नौकार के लिए। तो इससे हमारी हैबिट फॉर्म हो। दूसरा प्रयोग हमारा चाहे व्यक्ति नौकर हो, ड्राइवर हो, धोबी हो या नौकरानी हो या कोई भी हो, हम कोशिश करें जी लगा करके बात करें। जी लगा करके बात करें। ये हमारी वाणी की प्रियता को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। आपकी नौकरानी उम्र में आपसे बड़ी है तो भी आपको क्या बोलती है? आप बोलती है। तो हम उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा रहे हैं, हम उसको पहनने के लिए साड़ी तो नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम उसको रेस्पेक्ट दे करके उसका सम्मान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यदि वो उम्र में बड़ी है हम उसको जी लगा करके बोलते हैं। ड्राइवर बड़ा है, शर्मा जी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि बच्चे भी सीखेंगे वैसे ही, और हमारी भी व्यक्तित्व का विकास होगा। तो सेकंड पॉइंट कि हम जी का प्रयोग करें। थर्ड पॉइंट, अपनी वाणी को मधुर करने के लिए हमसे जब भी गलती हो तो हमारी ऐसी हैबिट डल जाए कि हम मिच्छा में दुक्कड़म बोलेंगे इमीडिएटली। ये मिच्छा में दुक्कड़म शब्द 3 ही है, मिच्छा में दुक्कड़म, लेकिन शब्द क्या करेंगे? हमारी वाणी की प्रियता को बढ़ाएंगे। यदि आपने किसी को डांट भी दिया लेकिन बात पूरी हो गई, तो बात को एंड करते समय कम से कम इतना जरूर बोल दें कि मेरा आपको ऐसा कुछ बोलने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, गलत भाषा का प्रयोग किया है, मैं उसके लिए मिच्छा में दुक्कड़म देती हूँ या देता हूं। जितना जल्दी हो सके उतना। इंतजार नहीं करना कि शाम को प्रतिक्रमण जाएंगे तो सबको एक साथ क्या कर देंगे, सबके साथ मिच्छा में दुक्कड़म कर लेंगे, ऐसा नहीं। व्यक्तिगत हो तो व्यक्तिगत करने का प्रयास करें। दोष व्यक्तिगत करने में हमको शर्म नहीं आई तो मिच्छा में दुक्कड़म व्यक्तिगत करने में क्यों शर्मा?
मिच्छामिदुक्कड़म का प्रयोग करना। किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू होती है, किसी व्यक्ति से बातचीत शुरू होती है तो हमने पढ़ा है देव शब्दावली। क्या पढ़ा? क्या शुरू करना? जय जिनेंद्र से। आप कितनी हड़बड़ी में हो या आप फोन पर कुछ बात नहीं इसीलिए बात करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि शुरुआत कहां से करें? जय जिनेंद्र से करें। यदि महाराज साहब से बात शुरू करना है तो आज चौथ है कि पंचमी, ये पूछना है तो पहले क्या बोलेंगे? मथेड़ मंदानी, फिर उनका ध्यान गया, एक क्षण का विश्राम, और उसके बाद फिर क्या बोला? महाराज साहब आज चौथ है या पांचम, आप बता पाएंगे क्या? तो क्या होगा? हमारी वाणी में मधुरता है। ठीक है, तो जिसके लायक जो उद्बोधन है, मथेड़ वंदनामी, त्रिकाल वंदना, नमो जिनाणम आदि जो भी है, जय जिनेंद्र आदि, इसके अलावा प्रणाम आदि जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, प्रणाम नमस्ते आदि जो भी है, जो विश करना रहता है, उनका ध्यान रखते हुए हम इसको जोड़ लें, जय जिनेंद्र आदि। यदि कोई बड़े हैं तो प्रणाम जय जिनेंद्र, छोटे हैं तो सीधे जय जिनेंद्र। तो इस प्रकार से हम प्रयोग शुरू कर सकते हैं। एक जैसे कभी भी बैठो प्रयोग की बजाय कुछ और प्रयोग कर सकते हैं। बैठी तो खाओ, तो पियो, पता है आपको सब। फिर आज तक प्रयोग क्यों नहीं किया? करते हैं, करते ही हैं। बताइए। कभी कभी तो आप क्या बोलते हैं? महाराज साहब मांगली सुना दो। अब यहाँ क्या बोलना चाहिए? पर बोलते तो हैं, ऐसा सुनाई देता है, तो इसका मतलब क्या? हम भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमारे को कि ऑर्डर की भाषा में हम ना बोले, और हम कैसे बोले? रेस्पेक्ट की भाषा में बोलना शुरू करें, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पधारो और पधारिए, बैठो और बैठिए, लो और लीजिए, दो और दीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन है, पर वो आदत बनाइए, उसकी आदत बनाइए कि हमें करना है। क्योंकि हम हो सकता है कि बिल्कुल निकटतम है उससे हम ऑर्डर की भाषा में बोलें, लेकिन हैबिट तो हमारी वैसी बनती है, तो जहां भी फिर हमारे को बोलना होता है हम वैसे ही बोलते हैं। एक बच्चे को भी आप बोले तो जब आप लगा रहे हैं उसके साथ, तो उसके साथ भी इसी भाषा का प्रयोग कीजिए। बेटा आप भोजन कर लीजिए, यदि आप उस सलीके से बात करेंगे तो वो सीखेगा, और आपके द्वारा उदाहरण बनेगा तो वो सोचेगा ये प्रैक्टिकल है, ये किया जा सकता है। नहीं तो आप बोलेंगे तो यही कि आपको ऐसा ऐसा बोलना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूं, और नहीं बोलो तो क्या होगा? फिर आप नहीं सीख सकते। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि बैठो की जगह बैठिए, आदि आदि जो हम क्रिया लगाते हैं, इस क्रिया में हम रेस्पेक्ट देना शुरू करें। तो इतने प्रयोगों को आप ध्यान रखिए आज के लिए, और इसको जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। पर ये सब जो पुराने हैं, वर्तमान के, इन सबको याद रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ओम शांति। अब दूसरा सब्जेक्ट हमारा शुरू होगा। हमारा सब आ रहे हैं तो भगवान सूर्य से शरीर
चालू करें। क्या टॉपिक चल रहा है अभी इस क्लास में? अभी अभी जो चलने वाला है जैन तिथि मंतव्य या जैन कैलेंडर। तो अभी तक मासम ने क्या बता दिया है, तो रिवाइज कर लेंगे अपन। तो आप में से कोई जिसको बोलना है बताते जाइए कि मासम ने क्या क्या बता दिया है अभी तक। इंग्लिश कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, हाँ, वीक कैलेंडर, वीक कैलेंडर प्लस 57 विक्रम संवत में और 527 विक्रम संवत पढ़ लिया आपने, वीर संवत पढ़ लिया। और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? ये खुदी में चालू होता है। हाँ खुदी से चालू होता है। हाँ, इंग्लिश कैलेंडर जनवरी से चालू होता है, हिंदी कैलेंडर चैत से चालू होता है और वीर कैलेंडर कार्तिक से चालू होता है। अच्छा, और कुछ? कैलेंडर में 3 बातें होती है। हाँ, वर्ष, महीना, वार या तिथि या डेट। ठीक, अब आगे एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इंग्लिश में अपन मंथ बोल रहे हैं, हिंदी में महीने बोल रहे हैं। इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह होता है और हिंदी में चैत, वैसाख, ये 12 महीने पता है आप सबको? सबको पता है? लिखने की जरूरत है नहीं। तो इसमें चैत, वैसाख, जेठ, आषाढ़ वगैरह होता है। इन 12 महीने को 3 ग्रुप अपन कर सकते हैं, जिनको चातुर्मास अपन बोलते हैं। 3 चातुर्मास। तो पहला चातुर्मास कौन सा होता है? चैत का, चैत, वैसाख, जेठ और आषाढ़ मिला के पहला चातुर्मास होता है। फिर दूसरा सावन, भादो, आसुच और कार्तिक मिला के दूसरा चातुर्मास होता है। तीसरा मिक्सर, पौष, माघ और फाल्गुन मिला के तीसरा चातुर्मास। पहला चातुर्मास जो है वो ग्रीष्म काल का कहलाता है, दूसरा चातुर्मास बारिश का कहलाता है और तीसरा चातुर्मास ठंडी का कहलाता है। ये इस प्रकार से 12 महीने होते हैं। फिर अपने इंग्लिश कैलेंडर में एक महीने के अंदर कितनी डेट्स होती है? 30 होती है, 31 होती है, 28 भी होती है, 29 भी होती है। यहाँ पे एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं पहले। तो एक पक्ष कहलाता है सुदी पक्ष और एक कहलाता है वदी पक्ष। सुदी पक्ष यानी क्या? उजेला पक्ष। और वदी पक्ष को कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं और सुदी पक्ष को शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं। सुदी पक्ष चल रहा है कि वदी पक्ष चल रहा है, कैसे पहचानेंगे अपन? अगर चंद्रमा बड़ा होते जा रहा है तो हम बोलेंगे सुदी पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। और चंद्रमा छोटा होते जा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कि कृष्ण पक्ष चल रहा है या वदी पक्ष चल रहा है या अंधेरा पक्ष, जो भी बोल रहे हैं। इसके बाद एक एक पक्ष में तिथियां होती है, 15-15 तिथि होती है। एक पक्ष में कितनी तिथियां होती है? 15 तिथि। तो उन तिथियों के नाम है एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नौम, दसम, 11, 12, 13, 14। और वदी पक्ष है तो अमावस आता है और सुदी पक्ष है तो पूर्णिमा आता है। ये 15 तिथियों के नाम होते हैं। अब तिथियों में जैसे इंग्लिश कैलेंडर में तो डेट्स होती है 1, 2, 3, 4, 5। उसमें ऐसा कभी होता है कि अब 5 डेट के बाद फिर से 5 आ गई, नहीं होता। और कभी इंग्लिश डेट में ऐसा होता है कि 1, 2, 3 के बाद सीधा 5 आ गया, नहीं होता। मतलब वहां पे डेट कम ज्यादा नहीं होती। पर हिंदी कैलेंडर में या अपने जैन कैलेंडर में तिथि कम ज्यादा भी होती है। मतलब 1, 2, 3 के बाद सीधा 5 आ गया तो अपन क्या बोलेंगे? चौथ तिथि का क्षय है। और 1, 2, 3, 4 2 बार आ गया और फिर 5 आया तो 4 को अपन क्या बोलेंगे? चौथ की वृद्धि हो गई। ठीक है, मतलब तिथि का, अगर तिथि कम हो गई तो उसको तिथि का क्षय बोलते हैं और एक तिथि 2 बार आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तिथि की वृद्धि हो गई। अब इसमें क्षय वृद्धि अपने को समझ में आ गई। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि 14 का पहले मान लीजिए कि दूज का क्षय हो जाए
और दूज को कोई अपने को पर्व आराधना करनी है तो वो कब करेंगे? पहले तो एकम को करेंगे। दूज का क्षय होने पर अगर उस दिन की पर्व आराधना हमको करना है तो कब करते हैं? उसके पहले वाली तिथि को हम करते हैं। और मान लीजिए कि दूज की वृद्धि हो जाए, 2 बार दूज हो जाए, तो दूज की आराधना हम कब करेंगे? पहले में करेंगे। ये नियम 14 पे भी ऐसे ही लगेगा क्या? 14 का नियम थोड़ा अलग हो जाता है। 14 का क्षय है तो हम आराधना कब करते हैं? बाद वाले दिन पे करेंगे। अमावस या पूनम को की जाती है। खट्टरगज परंपरा में अगर 14 का क्षय है तो अगले दिन पर्व आराधना की जाएगी। और 2 14 है तो पहली 14 को किया जाता है। अच्छा, इसको तिथि पढ़ने से हमारे को ये चीज एक क्लियर हो जाती है कि जो दूज, पांचम, आठम, 11 और 14 ये कौन सी तिथियां कहलाती है? ये पर्व तिथियां कहलाती है। इन पर्व तिथियों को हमको विशेष आराधना करनी चाहिए। विशेष आराधना में क्या क्या आता है? हरित्या और जैसे आपका दलना पीसने वाला चीजें उस दिन अपने को नहीं करनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो औषध तपस्या वगैरह जो कर सके वो करना चाहिए। इसमें अब जैसे तिथि की क्षय वृद्धि होती है, कुछ प्रश्न है? तिथि की जैसे क्षय वृद्धि होती है ऐसे की ऐसे महीने भी वृद्धि हो जाते हैं। मतलब 2 महीने भी कभी कभी आते हैं। 3 साल के बाद चौथे साल में महीने की वृद्धि हो जाती है। तो उस महीने की जब वृद्धि होती है तब अपने को पर्व आराधना ये कैसे करना रहता है? हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कि 2 सावन हो जाते हैं तो पहले सावन के जो वदी पक्ष के पर्व है वो अपन पहले महीने के वदी पक्ष में मनाएंगे। और अगर सुदी पक्ष के पर्व है तो वो अपन कब मनाएंगे? दूसरे महीने के सावन के सुदी पक्ष में अपन मनाए जाते हैं। ये अगर महीनों की वृद्धि होती है तो हमको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। बस इसमें तिथि मंत्र में लगभग इतना ही बताना रहता है। इसके बाद नया टॉपिक चालू होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं आप लोगों को। है क्या?